हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। उसको देखते हैं किस तरह सोल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। या फिर टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 into 3/8 hour and the tap of the larger diameter takes 10 or less than the smaller to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tanks. यहाँ पर आपके ये मतलब है कि आपके यहाँ पर दो नल दिए हैं। एक का जो डायमीटर बड़ा है, एक का डायमीटर है छोटा है। डायमीटर मीन्स व्यास, ठीक है। एक का छोटा है, एक का बड़ा है, ठीक है। जो बड़े वाला जो नल है वो किसी टैंक को या फिर हौज को जल्दी भर देता है। जिसका डायमीटर छोटा है वो समय ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टैंक है वो मान के चलो, एक ये आपका टैंक है, ठीक है। इसको भरना है और आपके पास में दो टैप्स हैं। एक टैप ये है जिसका डायमीटर मैं मानता हूँ छोटा है। एक आपका जो टैप है उसका डायमीटर इससे बड़ा है, ठीक है। जिससे लगभग मान के चलो, अगर ये आपका 1 मीटर का डायमीटर है, 1 मीटर का, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ ये 5 मीटर का आपका क्या है डायमीटर है, यानी कि ये वाला बड़ा है इससे। और जो ये वाला समय ले रहा है ये अधिक ले रहा है, ये जबकि ये वाला जल्दी भर देता है इसको, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको ही पता है जिस चीज़ का आगे से मुंह या फिर जिसका टर्मिनल बड़ा होगा आगे से, तो वो पानी वहाँ से ज़्यादा आएगा। तो वो इस मीन्स वो उसको वाटर यहाँ पर जल्दी भर जाएगा, जल्दी से इस टैंक को जल्दी भर देगा। और यहाँ पर क्या है, आपका पानी जो आ रहा है आपका कम आएगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर है छोटा है, इसलिए ये इसको लेट भरेगा, तो इसलिए समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूछा कि प्रत्येक द्वारा अलग से, यानी कि हौज को भरने के समय ज्ञात करना है। दोनों का अलग अलग समय कितना है, ठीक है, यानी कितना कितना समय ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन पहले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या कि हम यहाँ पर कुछ ही मान कर चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, माना छोटे वाला नल जो है आपका, छोटा नल, छोटे नल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टैंक को भरने में लगा समय, वो मैं मानता हूँ वो x घंटे लेता है, ठीक है। x घंटे ले रहा है छोटे वाला टैंक, ठीक है। और आपका जो दूसरा टैंक है यहाँ पर कंडीशन दी है क्या कि जो बड़े दो पानी के टैंक, जो आप दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते। दोनों तो मिला के इतने भर रहे हैं। बड़े वाला व्यास, जो बड़े वाला व्यास वाला नल है हौज को भरने में कम वाले व्यास से 10 घंटे कम ले रहा है, यानी कि बड़े वाले से 10 घंटे कम ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब बड़ा या बड़ा व्यास वाला नल का समय वो कितना हो जाएगा, 10 घंटे कम ले रहा है, यानी कि इससे 10 घंटे कम लेने का मतलब कि आप 10 इसमें माइनस कर दोगे, ठीक है। ये आपका घंटे आ चुका है बड़े वाले नल के का, ठीक है। ये आपका छोटे नल का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे जो कि यहाँ पर जो कितना छोटा वाला नल कितना भाग भर रहा है 1 घंटे के अंदर, और बड़े वाला नल 1 घंटे के अंदर कितना भाग भर रहा है इस टैंक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे नल के लिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया टैंक का भाग मैं मानता हूँ कितना, 1/x, ठीक है। 1/x क्यों लिया, देखो टोटल समय तो कितना लग रहा है x घंटे। अब वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दोगे 1 घंटे से, जितना वो टोटल आपका समय लग रहा है, ठीक है। यानी कि 1 घंटे के अंदर जितना भाग भर जाएगा आपका वो सारा आ जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह हम बड़े भाग के लिए निकाल देंगे जो हमारा पास बड़ा वाला नल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे में तब 1 घंटे में, यहाँ पर आ जाएगा इस बार बड़े नल द्वारा भरा
गया टैंक का भाग, कि बड़े नल ने आपका कितना भाग भरा है 1 घंटे के अंदर, वो देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/, ये वाला यहाँ पर x आया तो यहाँ पर x माइनस 10 आ गया। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन चुकी है, ये इतना भाग भर रहा है छोटे वाला, बड़े वाला इतना भाग। अब आगे हम क्या करेंगे, जो आपकी कंडीशन दी है कि दोनों जो नल है एक साथ मिलाकर कितने टाइम ले रहे हैं, 9 और 3/8 टाइम ले रहे हैं आपका। ठीक है, यानी कितने घंटे लग रहे हैं दोनों को मिलाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो कितना समय आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों का कुल समय कितना है, 9 और 3/8। इसका जब कैलकुलेट करोगे तो 8 3 72 और 3 75 और अपॉन 8, यानी कि ये समय आ गया दोनों को जब मिला के आप भर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं कि x की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं। x का मतलब कि छोटे वाला टैंक आपका कितना समय ले रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बड़े टैंक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अब क्या आता है, दोनों को ऐड करोगे यानी कि 1/x, ये भी तो समय है, और बड़े वाले का भी ये भी समय है आपका x माइनस 10, और ये बराबर किसके, इसके जो आपका 75/8 है। अब इसको हम पलट कर लिखेंगे, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे, जब घंटों की चीज़ होती है तो आप उसको पलट के लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8/75। ठीक है, यानी कि आपको जो 75/8, यही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये जब यहाँ इसके लिए, ये तो आपको कुल समय 1 घंटे में कितना भाग भरा है, तो हम इसके लिए जब 1 घंटा निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे 75/8, ये 8 ऊपर जाएगा तो ऐसे ही 8/75 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए हम निकाल ले सारी चीज़ कि 1 घंटे के अंदर कितना काम हो रहा है। ठीक है, एक तो सब काम नहीं देख रहे, हम देख रहे कि वो कितना पोर्शन टैंक का भर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम, एक्स एलसीएम, यहाँ से x माइनस 10, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए x माइनस 10, और इसका यहाँ पर x, और ये 8/75 हो चुका है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, x और s आपके 2x और माइनस का 10, और यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस का 10, उधर आपका 8/75। ठीक है, ये आपकी यहाँ तक कैलकुलेशन होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है हमारा 2x माइनस 10, और उसका मल्टीप्लाई करा हमने किसके साथ में, 75 के साथ। ठीक है, कोई यहाँ 8 है, यहाँ पर आपका लिखा है क्या, x माइनस 10 और इंटू एक्स, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75 दूनी होता है आपका 150, x 75 दाम 750, और इधर 8x², दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पर आपका 80x। ठीक है, मल्टीप्लाई करते क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 8x², ये माइनस का 80x, ये आपकी दोनों चीज़ यहाँ पर जो प्लस वाली है इधर आके माइनस, और माइनस वाली प्लस। ठीक है, यानी कि माइनस का 150x और प्लस का 750 या 750, इधर आपका 0 बचता है। ठीक है, आप इसको सही सीक्वेंस में लिख लीजिए कि x² 8x² माइनस का 80x और माइनस का 150x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या करोगे, x वाले टर्म को एक साथ ऐड कर दीजिए। देखो ये 80 और ये माइनस का 150 दोनों माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा 230x और ये प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आपको अब इसके फैक्टर करने हैं, क्योंकि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो यानी कि 750 जो लिखा है आपका, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे पहले 8 के अंदर, यानी कि 750 मल्टीप्लाई बाई कितना 8। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 800 होता है, 8 5 40 होता है आपका, कैरी आपका 4 लग चुका है, और 8 7 56 और 4 60, यानी कि 6000। ठीक है, अब मुझे 6000 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि अगर मैं उसको जोड़ता हूँ तो कितना आना चाहिए 230, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6000। ठीक है, तो मेरे पास में देखो फैक्टर क्या है, 200 है और कितना है 30। अगर मैं 200 को और 30 को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 230, अगर इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 6000। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास में फैक्टर आ चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 8x², यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 200 प्लस 30 और ये बाहर x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई सोल्व करते जाना है, कैलकुलेशन को कुछ नहीं है इसमें। 8x²
यहाँ माइनस और एक्स की साथ में गुना कर दिए तो ये माइनस का 200x, ये माइनस का 30x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 8 कॉमन आ चुका है और x भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर बचता है आपका x और यहाँ पर बचता है आपका 8 पंजे 40 और 8 छः 48, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा जो टोटल 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है। तो आपके आ गया और उसके बाद यहाँ पर आपका कितना कॉमन है 30, यहाँ पर आपको बचता है x और माइनस का 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप पूरी टर्म से x माइनस 25 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचता है आपका 8x माइनस का 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करना है आपको, ठीक है। तो पुट करते हैं इफ़ x माइनस 25 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है। दूसरी चीज़ कि 8x माइनस 30 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू प्लस का 30/8, ठीक है। तो आप जब इसको देखो, ये जो 25 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 8 से 24, 8 से 24 तो बचा कितना 6, यानी कि 8 7 56, यानी कि लगभग 3.7 आ जाएगा आपका। पर यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा है कि ये तो पहले से ही 10 घंटे अधिक ले रहा है, कम ले रहा है। देखो कम वाला जो यहाँ पर लिखा है ना, देखो बड़े वाला नल वाला जो व्यास है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय ले रहा है, ठीक है। पर ये तो ऑलरेडी कितना हुआ है 3.7, ठीक है। तो ये तो हमें नेगलेक्ट करना है, तो उसे लेना नहीं, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है 25 के साथ में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः छोटा व्यास का समय कितना रहेगा, छोटे वाले व्यास का समय कितना, x का मतलब 25 घंटे और बड़े वाले का, बड़े व्यास का समय वो कितना जाएगा, x माइनस 10 करा था हमने, यानी कि 25 माइनस 10 इट मीन्स 15 घंटे, ठीक है। ये 15 घंटे में भर रहा है और ये 25 घंटे में, ये ठीक है। जो छोटे वाला नल का जो व्यास है आपका कितना 25 घंटे में, बड़े वाला जो नल का व्यास है वो कितने में भर रहा है 15 घंटे में, ठीक है। तो अब हम देखेगा इसका नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न ले जाए, ये चीज़ आपको नेगलेक्ट करनी है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो रेलगाड़ी जो की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों की हमें क्या करनी है, औसत उनकी चाल ज्ञात करनी है, दोनों की स्पीड चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो हमें ना तो हमें ये पता कि दोनों रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, क्या 132 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। एक चीज़ दी है कि जो आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो 1 घंटा कम ले रही है किससे, सवारी गाड़ी से। या फिर आप ये कह लो कि सवारी जो गाड़ी है एक्सप्रेस से 1 घंटा क्या ले रही है, अधिक ले रही है। और अगर इसकी बात करता हूँ एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम ले रही है समय, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या चीज़ यहाँ कुछ माननी पड़ेगी, कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कहा कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ से पता लगेगा एक तो ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी इस पर डिपेंड है। दूसरी चीज़ की यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी की गाड़ी से औसत चाल से कितना 11 किलोमीटर अधिक हो, ठीक है। एक यहाँ से चीज़ पता लग रही कि यानी कि जो आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी की जो रेल है या चाल है उसकी उस पर डिपेंड है वो, ठीक है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो सवारी वाली गाड़ी पे क्या डिपेंड है, ठीक है। जिस पे कोई चीज़ डिपेंड होती है हम तो उसी को हम चीज़ मान के लिखते हैं, क्या कि माना, ठीक है। माना क्या, जो सवारी हमारी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, माना सवारी गाड़ी की चाल कितनी मानता हूँ मैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए। और इसी तरह से एक्सप्रेस लूँगा तब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस
11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचोगे कि 11 कहाँ से आया, ठीक है। आप अब 11 यहाँ से आया, देखो कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि इससे 11 किलोमीटर अधिक कर दिया हमने, 11 इसके अंदर ऐड कर दिया है, किसके लिए, एक्सप्रेस गाड़ी के लिए, ठीक है। अब जो समय लग रहा है वो भी देखते हैं कि समय पर उससे पहले कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 132, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, किस किस के बीच की, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैसूर और बेंगलोर की दूरी कितनी है, कि ये बीच की दूरी है, ठीक है, कि बीच की दूरी कितनी यहाँ पर आएगा, 132 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ लिख ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम कि उसमें समय कितना लग रहा है। तो हमारे समय क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे, एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ से आप समय को कैलकुलेट करोगे तो समय कितना आएगा आपका, देखते हैं कि समय बराबर होगा आपका यहाँ से दूरी और अपॉन ये चाल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यह समय हम दोनों ट्रेन के लिए देखेंगे कि वो कितना समय ले रही है, ठीक है। एक तो हम एक्सप्रेस के लिए भी और जो आपकी पैसेंजर गाड़ी है इसके लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है दोनों के लिए। तो सोल्व करते हैं अब इसमें। यहाँ पर हम सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए, जो आपकी सवारी वाली गाड़ी है, ठीक है। तब निकालते हैं हम क्या, सवारी गाड़ी का समय कितना हो जाएगा, देखो दूरी कितनी, 132 बटे चाल कितनी हमने ली उसकी, x, ठीक है। ये तो इतनी आ गई, यानी कि आपका आ गया समय, घंटे में लिखेंगे, ठीक है, ये घंटा में आ गया। अब इसी तरह से जो आपकी जो एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस गाड़ी का समय, दूरी बिल्कुल सेम है, फिर 132 और चाल कितनी है, x प्लस 11 घंटा, ठीक है। अब एक चीज़ होती है यहाँ पर क्या, कि एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि सवारी गाड़ी एक्सप्रेस से 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी आपके पास में, ठीक है। तब प्रश्नानुसार कंडीशन बना दीजिए, घंटे वाली जो आप ले रहे हो कि 132 और अपॉन x और 132 अपॉन x प्लस 10 और 11 इक्वल टू 1 हाफ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी 132 वाली है, यानी कि जो सवारी गाड़ी है वो 1 घंटा अधिक लेती है, किससे, इस वाली आप जो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी है, या फिर ये कह लो कि एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो इससे 1 घंटा कम ले रही है समय। तो कंडीशन आपकी ये बन गई। अब आप क्या करोगे, 132 को यहाँ से निकालो कॉमन, अंदर बचता है आपका 1/x और यहाँ पर बचता है 1/x प्लस 11 और यहाँ पर 1, दोनों में एलसीएम लीजिए तो 132 हमारा बाहर चलता रहेगा अभी। तो x और x प्लस 11 एलसीएम लेने पे यहाँ पर x प्लस 11 और यहाँ पर माइनस का x और यहाँ पर आपको बनता है 1। तो अब आपका देखो ये x और ये x कैंसिल, क्योंकि माइनस का और प्लस का कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर बचता है आपका 11, ये 132 मल्टीप्लाई बाई 11 और अपॉन x और x प्लस 11 और इधर आपका 1, इसका आप अपॉन में 1 लीजिए और इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, ठीक है। तो यानी कि 132 इंटू 11 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर x और x प्लस 11, ठीक है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करो तो 11 दूनी होता है आपका 22, कैरी आपका 2, 11 3 33 और 2 कितना होता है आपका 35, तो यानी कि 3 कैरी, 11 कम 11 और 3 यानी कि 14, ठीक है। और इधर आपका एक्स स्क्वायर और प्लस का 11x, या फिर आप इसको सही क्रम में लिख लीजिए क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस का 11x ये माइनस का 1452, यहाँ पर आपका बचता है 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 1452, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको ये क्या बन चुका है, द्विघात समीकरण। अब आपको उसका सिर्फ क्या करने, फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 1452 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक में वो 1 है हमारा, तो कितना है 1452 आ चुका है। लेकिन 1452 के हमें इस तरह से फैक्टर करने की, अगर मैं उसको माइनस करता हूँ तो मेरा कितना बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1452 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में जो फैक्टर है वो क्या है, 44 में से अगर मैं माइनस को 33 करता हूँ तो कितना बचता है, 11, जो कि मुझे चाहिए।
अगर मैं 44 का मल्टीप्लाई करता हूँ 33 में तो वो कितना आता है 1452। आप इसको करके देखिएगा क्योंकि मैंने इसे पहले सोल्व करके देख रखी है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 11, एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या 44 और माइनस का 33 और यहाँ एक्स माइनस 1452। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर एक्स का यानी कि 44x, ये माइनस का 33x और माइनस का 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम लीजिए, एक्स कॉमन आ चुका है आपका, तो यहाँ एक्स प्लस 44, यहाँ पर आपका माइनस का 33 कॉमन और यहाँ पर बचता है एक्स और यहाँ पर बचा आपका 44 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे से इक्वेशन से आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस का 44, तो एक्स प्लस आपने 44 यहाँ से क्या निकाल दिया कॉमन, अंदर बचता है आपका एक्स माइनस 33। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपली इनको 0 को इक्वल रख दीजिए दोनों को, तो इफ़ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0 है, देन एक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, माइनस का 44। ठीक है, अगर इफ़ एक्स माइनस का 33 इक्वल टू 0 है, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 33 और यहाँ पर माइनस का 44। तो ये तो क्या है इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी दूरी या चाल कभी भी माइनस या ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि ये तो चीज़ हमारी कैंसिल। यानी कि जो हमारी जो ऑब्जर्व करनी है, हमें जो कंसिडर करनी क्या करनी है, एक्स इक्वल टू 33। ठीक है, तो एक्स हमने क्या लिया है, सवारी रेलगाड़ी की चाल जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ली हुई है ये वाली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः सवारी गाड़ी की चाल हमारे पास में कितनी आ गई है 33। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और बिल्कुल इसी तरह से हम निकालते हैं एक्सप्रेस की जो चाल कितनी रहेगी, तब देखो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 33, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ रखी है हमने, और प्लस का 11, इट मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों रेलगाड़ी के लिए चाल हमने निकाल ली है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो लास्ट है, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। कंटिन्यू रहिए आप इस वीडियो के साथ में। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं क्या कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर दिस सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपके दो स्क्वायर दिए हैं और उनका एरिया दिया है और उनके एरिया का आपको योग कितना है 468 दिया है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी यहाँ पर एक कि उनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया क्या होता है किसी भी स्क्वायर का। ठीक है, तो जैसे मान के चलता हूँ मेरे पास में ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सारी जो साइड होती है इक्वल होती है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x और ये भी x। ठीक है, अगर ये a है तो ये सारी a होगी। अगर मैं निकाल रहा हूँ एरिया, तो एरिया क्या होता है इसका x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बोला कि परिमाप या फिर पेरीमीटर, ये क्या होता है उसके अंदर जितनी भी साइड है उन सबको ऐड कर दीजिए तो पेरीमीटर आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होती है आपकी, जितनी भी साइड है उनको ऐड कर दीजिए, देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, किसी की आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, जिसके अंदर जितनी साइड होती है उनको हम सब ऐड कर देते हो पेरीमीटर आ जाती है। तो हमारे कितना आ गया 4x। ठीक है, तो हमारी क्या आ चुकी है पेरीमीटर। तो यही कंसेप्ट लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ पर दो वर्ग है या दो स्क्वायर है, तो हम पहले के लिए लिखते हैं कि माना एक वर्ग की भुजा या साइड x मीटर मान लिया मैंने, दूसरे वर्ग की लेता हूँ मैं, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है वो मेरी है y मीटर। ठीक है, ये मैंने कंडीशन बना ली है दोनों के लिए कि पहले की x मीटर है दूसरे की y मीटर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है कि उनके वर्गों का क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल, यानी कि एक तो x वाला हो गया स्क्वायर, एक y वाला हो गया, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा एरिया इसका। और उनके वर्गों का कितना दिया है क्षेत्रफल का योग कितना दिया है 468, यानी कि प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार
दोनों के वर्ग हो, यानी कि इसका वर्ग क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यानी कि पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल जो भी आएगा तो वो निकालते हैं हम, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर, इस तरह से वाई का स्क्वायर, यानी कि दोनों क्षेत्रफल के वर्गों का योग, तो योग कर दिया हमने, योग आ गया। और वो किसके बराबर 468 के बराबर है, यहाँ पर दिया है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग हो गए के क्षेत्रफलों, ये क्षेत्रफल है का योग, तो ये दोनों को ऐड कर दिया, कितना 468। इसको नंबर मानता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी केस क्या दिया है यहाँ पर कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर का डिफरेंस दे दिया है दोनों का। अगर एक की पेरीमीटर इतनी है तो दूसरे कितनी हो जाएगी 4y, ठीक है। वो कितना है 24 मीटर। देन कि 4x माइनस कितनी हो जाएगी 4y, और वो कितनी है आपकी 24, इसको इक्वेशन मानता हूँ मैं 2, ठीक है। या फिर मैं इसको और सोल्व कर सकता हूँ, आगे देखो यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ मैं, यहाँ पर बचता है x माइनस वाई और इक्वल टू 24, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 24/4। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4 6 का 24, यानी कि x माइनस वाई मेरे पास में कितना आ चुका है 6 आ चुका है, यानी कि इक्वेशन नंबर, इसको मैं 2 लेता हूँ इस वाले को, ठीक है। इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बन चुका है। यहाँ से मैं अगर x की या y की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी मेरे पास में, देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 6 प्लस का y आ चुके, क्योंकि ये माइनस के इधर आके प्लस का हो गया। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो तो यहाँ से किसका मान भी निकाल सकते हो, y का मान भी निकाल सकते हो। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो x माइनस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू y, ठीक है। आप y का मान मिला सकते हो, तो आप फिर क्या लिखोगे उस चीज़ के लिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, इस बार y की, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी की भी x या y की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। मैं कोई सी भी लगा सकता हूँ, मैं चलो y की रख रहा हूँ यहाँ पर, देखते क्या है किसकी वैल्यू। तो x की यहाँ पर पहले से चल रहा है एक्स स्क्वायर, अब y की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी x माइनस का 6 का स्क्वायर लगाया, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, बराबर कितना 468, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करते जाना है बस। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका 36 और दोनों ही गुना का दुगुना, यानी कि 12x और बराबर 468, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के 12x मैंने पहले लिख लिया है, प्लस का 36 और ये माइनस का 468 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये 468 में से इसको माइनस करोगे 36 को, तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाले यहाँ पर आपके बड़े हैं, ठीक है। बड़ी संख्या है तो कितना बचता है देखते हैं, 12x, इसको आपको माइनस करना है तो कितना बचेगा, यानी कि आपके पास बचेगा 8 में 6 गए तो कितना बचता है 2, 6 में से 3 गए 3 और 4, ठीक है। यानी कि माइनस का 432 बचा और इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हो कि पूरी इक्वेशन 2 से क्या है डिवाइड हो सकती है, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बचता है यहाँ माइनस के 6x, यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 216 हो गया। यानी कि मुझे इसके इक्वेशन के फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करके फैक्टर निकालने हैं, यानी कि 216 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करो तो मेरे पास में 6 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में देखो फैक्टर क्या है, अगर मैं 18 में से अगर माइनस करता हूँ कितना, अगर मैं 12 माइनस करूँगा तो कितने पास मेरे बचता है 6 बचता है, ठीक है। अगर मैं 18 की मल्टीप्लाई करता हूँ 12 के अंदर तो मेरे पास आएगा 216, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स मेरे पास में दोनों फैक्टर मुझे मिल चुके हैं, तो यहाँ पर हम लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ कि 18 माइनस का 12 और यहाँ x और माइनस 216 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस और ये x अंदर जा गए, 18x हो चुका है, यहाँ पर गया तो प्लस का 12x और माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x कॉमन, यहाँ बचता है x माइनस का 18, यहाँ से आपका क्या कॉमन आया 12, तो अंदर बचता है आपका x माइनस का 18 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से मेरे पास में x माइनस का 18 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचता है मेरे पास x और प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं दोनों को
जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 है। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 18। और इफ़ x प्लस 12 इक्वल टू 0 है देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 12, क्योंकि जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी किसी स्क्वायर का एरिया या कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती है। तो इसलिए हम भुजा क्या होगी हमारी 18 होगी। ठीक है, तो जो हमने क्या मानी थी एक वर्ग की भुजा, पहले की x आ गई है, यानी कि अतः पहले वर्ग की भुजा हमारे पास में कितनी आ गई x का मतलब 18 मीटर। ठीक है, दूसरी क्या रहेगी दूसरे वर्ग की भुजा। ठीक है, वो कहाँ से आएगी देखो हमने मानी है y, तो y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो y कहाँ से निकाल सकते हैं हम, जो x की वैल्यू हमारे पास में आई है हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं इस वाले रिलेशन के अंदर। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमारा x माइनस का 6 और x की वैल्यू आपने निकाली 18 और माइनस का 6, यहाँ पर आपको बचता है 12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, पहले वाले वर्ग की 18, दूसरे वर्ग की आ गई आपके पास में 12। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।